कभी सोचा है कि आजकल की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, इसकी उलझनें, मतलब लगातार तनाव, एक अजीब सी दिशाहीनता सी महसूस होती है कभी-कभी, चीज़ों के मायने खो जाते हैं जैसे। इनका हल क्या पता हजारों साल पुराने ज्ञान में छुपा हो। हम्म। आज हम इसी पर एक थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट पर आधारित है, जिसका टाइटल है प्राचीन भारतीय ज्ञान, आधुनिक समस्याओं का समाधान। हाँ, ये विषय बहुत ही रेलेवेंट है आज के समय में। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो पुरानी शिक्षाएं हैं, वेद, योग, आयुर्वेद, भगवद गीता, हम्म। क्या ये आज की जो हमारी चुनौतियां हैं, आप देखिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, काम का बोझ मतलब बर्नआउट जिसे कहते हैं, खान पान की गड़बड़ियां, ये डिजिटल दुनिया का भारीपन और वो अकेलापन जो बढ़ रहा है, क्या इनके लिए वाकई कोई कोई प्रैक्टिकल रास्ता सुझा सकती हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि देखिए, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए, है ना? पर दूसरी तरफ वो जो अंदर की शांति है या संतोष कहें, उसकी तलाश शायद और ज़्यादा बढ़ गई है। सही बात है। तो इस पड़ताल का उद्देश्य यही समझना है कि ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें ना होकर आज की जिंदगी में कैसे उतारे जा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली। हम्म, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये वाकई आज भी उतने ही कारगर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए इस खजाने को जरा खोल कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये एक जीवंत ज्ञान है जो शायद आज हमारे लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को छूता है, मानसिक स्वास्थ्य और सचेतनता, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। 2025 की दुनिया है, हर कोई हर पल कनेक्टेड है। हाँ, हर वक्त। तो तनाव, चिंता और एक तरह की वो जो मानसिक थकान है जिसे बर्नआउट कहते हैं, ये तो बहुत ही आम हो गए हैं। स्रोत भी यही कह रहा है। हाँ, और ये जो लगातार कनेक्टिविटी है ना, ये एक एक दोधारी तलवार जैसी है। जानकारी तो खूब मिलती है, पर मन को शांति नहीं मिलती, वो कभी टिक ही नहीं पाता। सही कहा। और यहीं पर वेद और योग की जो शिक्षाएं हैं वो काम आती हैं। कैसे? जैसे ध्यान, फिर वो सांस लेने की टेक्निक्स हैं जिन्हें प्राणायाम कहते हैं, हाँ, प्राणायाम। और सचेतन जागरूकता, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। ये तकनीकें आप देखिए मन की इस उथल-पुथल को शांत करने में कमाल का काम करती हैं। अच्छा, ये प्राणायाम की बात आपने की। स्रोत में भी एक बहुत ही सरल सी तकनीक का जिक्र था कि सिर्फ 5 मिनट का गहरा श्वास प्रश्वास, हाँ, जैसे 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, फिर 4 सेकंड में छोड़ो, इसे थोड़ी देर दोहराओ। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर क्या ये वाकई इतना असरदार है कि आज का जो स्ट्रेस लेवल है उसे कम कर सके? देखिए इसकी खूबी ही इसकी सादगी में है। ये जो 4-4-4 वाला पैटर्न है, या इसी तरह की कोई भी धीमी गहरी सांस लेने की प्रक्रिया, ये सीधा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। वो सीधा नर्वस सिस्टम पर। जी हाँ, बिल्कुल। ये हमारे शरीर की वो जो लड़ो या भागो वाली प्रक्रिया होती है ना, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसे शांत करती है, और आराम और पाचन वाली स्थिति यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसे एक्टिवेट करती है। अच्छा। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर का अपना ही एक हीलिंग मैकेनिज्म है, उसे जगाने का तरीका है। जब हम होशपूर्वक सांस लेते हैं तो हम अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि भाई सब ठीक है, शांत हो जाओ। और स्रोत ये भी बताता है कि मंत्र ध्यान भी कुछ इसी तरह काम करता है। आप एक शब्द या ध्वनि पर ध्यान लगाते हैं तो वो जो विचारों की दौड़ लगी रहती ना मन में, वो धीमी पड़ जाती है। यानी सिर्फ मन को बहलाना नहीं है, बल्कि शरीर के लेवल पर एक असली बदलाव लाना है। ये जानना जरूरी था, क्योंकि कई बार लगता है कि ध्यान वगैरह शायद बहुत मिस्टीरियस चीजें हैं, पर ये तो काफी साइंटिफिक लग रहा है। बिल्कुल साइंटिफिक है। अच्छा, तो चलिए, मन शांत हुआ, पर कई बार मसला सिर्फ तनाव का नहीं होता। एक एक खालीपन सा लगता है जिंदगी में, उद्देश्य की कमी महसूस होती है। काम तो करते जा रहे हैं पर लगता है कहीं पहुंच नहीं रहे। इसी को शायद बर्नआउट और दिशाहीनता कहते हैं ना? बिल्कुल। और ये जो बर्नआउट है ना, ये सिर्फ थकान नहीं है, ये अक्सर जुड़ा होता है उद्देश्य की कमी से। यहीं पर प्राचीन भारतीय ज्ञान की एक बहुत गहरी अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, धर्म। धर्म? हाँ, धर्म। अब इसका कोई सीधा अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना मुश्किल है, पर इसे आप कह सकते हैं व्यक्ति का सच्चा स्वभाव, उसका उसका एक अंदरूनी विधान या उसका स्वाभाविक कर्तव्य। स्वाभाविक कर्तव्य। हाँ, मतलब वो काम जो हमारे अंदर के मूल्यों और हमारी जो प्रतिभाएं हैं
उनसे सबसे ज्यादा मेल खाता है। स्रोत में भगवत गीता का भी जिक्र था, है ना, जहां कहा गया है कि संतुष्टि सिर्फ सक्सेस या रिजल्ट के पीछे भागने से नहीं मिलती, सही, बल्कि अपना काम अपने धर्म के अनुसार, अपने अंदरूनी मूल्यों के साथ जोड़कर करने से मिलती है। पर सवाल वही है, अपना धर्म खोजे कैसे? आजकल तो इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने दबाव हैं। स्रोत इस बारे में कुछ गाइडेंस देता है? हाँ, देता है। स्रोत कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले सवाल सुझाता है जो हमें दिशा दिखा सकते हैं। जैसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता, किन कामों में आपकी दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से है बिना किसी बाहरी प्रेशर के, कौन से आपके स्किल्स या गुण हैं जिनका इस्तेमाल करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं या समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या चीज है जो अंदर से आवाज देती है कि हाँ, ये मैं हूं। ये सवाल हमें अपने असली स्वरूप के थोड़ा करीब ले जाते हैं। ये सोचने वाले सवाल हैं, पर इन्हें खोजने के लिए कोई प्रैक्टिकल कदम भी बताएं, क्योंकि ये सब सोचने में तो अच्छा लगता है, पर शुरू कहां से करें? हाँ, बिल्कुल। स्रोत प्रैक्टिकल कदमों पर भी जोर देता है। पहला कदम तो है आत्मनिरीक्षण। ईमानदारी से लिखें कि आपकी रुचियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं। ठीक है। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करें। छोटी छोटी चीजें ट्राई करें जिनमें आपकी रुचि हो, भले ही वो आपके करियर से सीधी न जुड़ी हो। तीसरा, धैर्य रखें। धर्म कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक सफर है। ये जरूरी बात है। और सबसे जरूरी बात, स्रोत कहता है कि हर हफ्ते थोड़ा समय निकालें और उस दिशा में एक छोटा ठोस कदम उठाएं जो आपको मीनिंगफुल लगे। जब हम अपने धर्म के साथ अलाइन होकर जीने लगते हैं ना, तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि वो एनर्जी का सोर्स बन जाता है। वाह! ये वो एनर्जी है जो अंदर से आती है, जो बाहरी सक्सेस या फेलियर पे कम डिपेंड करती है। ये निष्काम कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ता है, अपना बेस्ट देना पर रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच न होना। ये बहुत ही गहरा विचार है। काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना समझकर उसे अपनी पहचान, अपने आप को एक्सप्रेस करने का जरिया बनाना, ये बर्नआउट का असली तोड़ हो सकता है शायद। बिल्कुल। चलिए, अब शरीर पर आते हैं। आजकल खान-पान को लेकर भी बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ दुनिया भर के डाइट ट्रेंड्स हैं, दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड्स की भरमार है। हाँ, बिल्कुल। नतीजा क्या है? पेट की समस्याएं, एलर्जीज और शरीर में वो जो एक लगातार हल्की सूजन सी बनी रहती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कहते हैं, कई बीमारियों की जड़ है। सही कहा। और यहीं पे आयुर्वेद, जिसका मतलब ही है जीवन का विज्ञान, एक बहुत ही बैलेंस्ड और पर्सनल अप्रोच देता है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि भोजन ही औषधि है। हाँ, फूड इज मेडिसिन। बिल्कुल। लेकिन ये किसी एक जादुई डाइट की बात नहीं करता जो सबके लिए हो। आयुर्वेद इस बात पर जोर देता है कि हर इंसान की शारीरिक और मानसिक बनावट, उसका टेम्परामेंट, वो यूनिक होता है। इसे दोष के सिद्धांत से समझा जाता है। वात, पित्त, कफ। अच्छा, ये दोष। हाँ, और सही खानपान वही है जो हमारे दोष, हमारी पाचन शक्ति, जिसे अग्नि कहते हैं, मौसम और उम्र, इन सब के अनुकूल हो। तो मतलब आयुर्वेद कोई सख्त रूल बुक नहीं देता, बल्कि कहता है कि अपने शरीर को सुनो और उसके साथ तालमेल बिठाओ। स्रोत में अग्नि का जिक्र था, ये अग्नि क्या है थोड़ा और समझाएंगी? और ये दोष समझना क्या जरूरी है? बिल्कुल। आयुर्वेद में अग्नि का मतलब सिर्फ पेट की पाचन अग्नि नहीं है। ये हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म, हमारी एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी, सबका आधार है। जब अग्नि संतुलित होती है तो खाना ठीक से पचता है, न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिलते हैं और टॉक्सिन्स, जिन्हें आम कहते हैं, वो जमा नहीं होते। अच्छा। और जब अग्नि कमजोर या इम्बैलेंस्ड होती है तो पाचन गड़बड़ाता है और वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। और दोष जो है, वात वायु प्लस आकाश, पित्त अग्नि प्लस जल, कफ पृथ्वी प्लस जल, ये हमारी मूल प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हैं। हर किसी में तीनों होते हैं, पर आमतौर पर एक या दो दोष ज्यादा प्रभावी होते हैं। इन्हें बहुत गहराई में समझे बिना भी कुछ सामान्य आयुर्वेदिक सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि स्रोत में कुछ प्रैक्टिकल बदलाव सुझाए गए थे शायद, जैसे दिन की शुरुआत गर्म पानी और अदरक से करना, रात का खाना हल्का और जल्दी खाना, और मसालों का इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत अच्छे उदाहरण है। सुबह गर्म पानी और अदरक लेना अग्नि को जगाने में मदद करता है। रात को भारी खाना पचाना मुश्किल होता है, जिससे सुबह भारीपन लगता है, आलस आता है, इसलिए हल्का ताज़ा पका भोजन बेहतर है। सही बात है। और मसाले, हल्दी, जीरा, धनिया, अदरक, काली मिर्च जैसे मसाले सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाते, ये पाचन में मदद करते हैं, सूजन कम करते हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है
कि कैसे हम अपने किचन को ही अपनी फार्मेसी बना सकते हैं। ये खाने के साथ एक जागरूक रिश्ता बनाने की बात है, ना कि सिर्फ कैलोरी गिनने की। भोजन ही औषधि है, ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल भी है। ये हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। अब एक और चैलेंज पर आते हैं जो शायद पिछली पीढ़ी ने इतना महसूस नहीं किया होगा। ये डिजिटल ओवरलोड, लगातार नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन की बाढ़, सोशल मीडिया की वो अंतहीन स्क्रॉलिंग। ऐसा लगता है हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस थक गए हैं, हमारा ध्यान एकदम बिखर गया है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय की। हमारी इंद्रियां लगातार बाहर की तरफ खिंची रहती हैं, जिससे मन कभी स्थिर नहीं हो पाता, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ योग के 2 अभ्यास बहुत मददगार हो सकते हैं, जिनका जिक्र श्रोत में भी है। मौन यानी जानबूझकर चुप रहना, मौन और प्रत्याहार। प्रत्याहार, ये क्या है? प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। ओह, मौन और प्रत्याहार सुनने में थोड़े सीरियस लगते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमें दुनिया से एकदम कट जाना चाहिए? श्रोत में कुछ प्रैक्टिकल सुझाव थे, जैसे रोज 15 मिनट बिना किसी गैजेट के शांति से बैठना या घर में टेक फ्री जोन बनाना। पर क्या ये काफी है? और ये प्रत्याहार असल में कैसे करें? नहीं, प्रत्याहार का मतलब संन्यास लेना या दुनिया से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों पर थोड़ा कंट्रोल पाना सीखना। जैसे कछुआ होता है ना, वो खतरे को भांपकर अपने हाथ पैर खोल में समेट लेता है। हाँ। वैसे ही हम अपनी मर्जी से अपनी इंद्रियों को बाहरी भटकाओं से हटाकर अपने अंदर के अनुभव पर फोकस कर सकते हैं। वो जो 15 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स है ना, वो इसी का एक छोटा सा अभ्यास है। जब हम जानबूझकर बाहरी उत्तेजनाओं से, नोटिफिकेशन, स्क्रीन, शोर, इनसे हटते हैं, तो हम अपने मन को शांत होने और रिचार्ज होने का मौका देते हैं। तो ये सिर्फ स्क्रीन से ब्रेक लेना नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल एनर्जी को बचाने और उसे रिचार्ज करने का तरीका है। और वो टेक फ्री जोन वाली बात भी अच्छी है, जैसे खाने की मेज पर या बेडरूम में फोन ना रखना। ये आदत बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। पर स्रोत मौन के बारे में क्या कहता है? क्या सिर्फ चुप रहने से भी फर्क पड़ता है? हाँ, मौन का मतलब सिर्फ बातें न करना नहीं है। इसका मतलब है बाहरी शोर के साथ साथ अंदर का जो शोर है ना, विचारों की, जो लगातार बकबक चलती रहती है, उसको भी कम करने की कोशिश करना। अच्छा, अंदर का शोर भी। हाँ, जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। हम बेहतर सुन पाते हैं, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी। मौन हमें क्लैरिटी देता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और हमारी वो जो मेंटल एनर्जी बेवजह की बातों में खर्च हो जाती है, उसे बचाता है। आज के शोर भरे माहौल में जानबूझकर मौन का अभ्यास करना, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, एक बहुत शक्तिशाली टूल हो सकता है। ये स्थिरता अब कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि मेंटल बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी हो गई है। ये बात सोचने वाली है। हम शायद इतना बोलते और सुनते हैं कि खुद की आवाज सुनना ही भूल गए। अच्छा, अब आखिरी मुद्दे पे आते हैं, कम्युनिटी आइसोलेशन यानी सामुदायिक अलगाव। एक अजीब सा पैराडॉक्स है कि हम ऑनलाइन तो पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड हैं। हाँ, हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर से गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। वो जो असली जुड़ाव है वो कम होता जा रहा है। ये आधुनिक जीवन की एक बड़ी विडंबना है। सच में वर्चुअल कनेक्शन कभी भी असली मानवीय संपर्क की जगह नहीं ले सकते। प्राचीन भारतीय समाज में संघ यानी कम्युनिटी और सेवा यानी निस्वार्थ सेवा, इन पर बहुत जोर दिया गया था। संघ और सेवा। हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बहुत हद तक हमारे सामाजिक रिश्तों की क्वालिटी पर निर्भर करता है। प्राचीन ज्ञान हमें यही बताता है कि सच्ची खुशी अकेले अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं है, बल्कि एक समुदाय का हिस्सा बनने में है, दूसरों के साथ शेयर करने में, सहयोग करने में और एक दूसरे का सहारा बनने में है। स्रोत भी यही कह रहा था कि असली कनेक्शन लाइक्स या फॉलोअर्स में नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। वो मिलता है असली बातचीत में, आपसी मदद में और साथ में कुछ अनुभव करने में। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी थे, जैसे किसी लोकल ग्रुप में शामिल होना, कोई हॉबी क्लास, बुक क्लब, स्पोर्ट्स टीम या फिर वॉलंटियर करना यानी स्वयं सेवा। क्या सेवा का कोई खास महत्व है? हाँ, सेवा का बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो इससे न सिर्फ उस व्यक्ति को लाभ होता है, बल्कि हमें खुद भी एक अपनेपन का, एक उद्देश्य का और एक कृतज्ञता का एहसास होता है। अच्छा। ये हमें हमारी अपनी छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठाकर एक बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़ता है।
वॉलंटियर करना अकेलेपन को कम करने, नए लोगों से मिलने और कम्युनिटी के साथ एक मीनिंगफुल रिश्ता बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चाहे वो पड़ोस में किसी की मदद करना हो, किसी सामाजिक काम में हाथ बटाना हो या बस किसी अजनबी के प्रति थोड़ी दया दिखाना हो, ये छोटे छोटे काम भी हमारे अंदर वो जुड़ाव की भावना को मजबूत करते हैं। तो ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, अपने लिए भी उतना ही जरूरी है। तो ये सारे सूत्र माइंडफुलनेस, धर्म, आयुर्वेद, प्रत्याहार, मौन, संग, सेवा सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। तो अगर हम इन सबको समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये सब आज के संदर्भ में क्या मायने रखता है? निचोड़ ये है कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये सिर्फ अतीत का कोई म्यूजियम पीस नहीं है, बल्कि ये आज की जो कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं उनके लिए प्रैक्टिकल, एक्सेसिबल और टाइम टेस्टेड समाधान देता है। चाहे वो मानसिक शांति की तलाश हो या जीवन में उद्देश्य खोजना हो या बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य पाना हो या फिर इस डिजिटल दुनिया के शोर से बचना हो या सच्चा मानवीय जुड़ाव महसूस करना हो, इन सभी के लिए इसमें ठोस मार्गदर्शन मिलता है। और ये सिर्फ अलग अलग टिप्स या ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया लगता है। जी, एक होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल, एक ऐसा नजरिया जो बाहरी दुनिया के साथ साथ हमारे अंदर की दुनिया पर भी ध्यान देता है और दोनों में एक संतुलन, एक हार्मनी लाने की बात करता है। ये ज्ञान वाकई जीवंत है, सिर्फ किताबों में बंद नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये तकनीकें हमें बस ये याद दिलाती हैं कि सच्ची सेहत और खुशी के लिए बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने अंदरूनी संतुलन पर काम करना कितना जरूरी है। ये हमें वापस ले जाता है प्रकृति के नियमों की ओर, अपने शरीर की समझ की ओर और मानवीय रिश्तों के महत्व की ओर। ये एक तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटना है ताकि हम वर्तमान में ज्यादा मजबूती से खड़े रह सकें। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकें, मनन कर सकें। हाँ, विचार ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ये आधुनिक समस्याएं हैं, इनका सबसे असरदार हल भविष्य की किसी नई टेक्नोलॉजी या खोज में ना हो, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजने और उसे अपने जीवन में ईमानदारी से लागू करने में छिपा हो, जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं। आज की चर्चा में कौन सा सूत्र या कौन सी शिक्षा उन्हें सबसे ज्यादा उपयोगी या अपने लिए प्रासंगिक लगी, इस पर सोचना शायद एक अच्छी शुरुआत